आज का भी टॉपिक पॉलिटी संबंधित है और जो विगत परीक्षाएं जो घटित हुई हैं उसमें जो संबंधित पॉलिटी के क्वेश्चन हैं इससे बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड में नया आया है, जिसके संबंधित हमने आज आपको एक गैर संवैधानिक संस्था जो आपको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज के क्लास में, जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और मेरा नाम संतोष कुमार झा है और आप निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सारी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया भी है गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में क्या फ़र्क होता है। गैर संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है जिस संस्था का कोई भी विवरण संविधान के प्रावधान या संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित नहीं होता है, जिसे किसी एक अधिनियम द्वारा पारित करके संस्था या आयोग का निर्माण सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार करती है, उसे गैर संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। दूसरा, संवैधानिक संस्था तो आपको पता ही है, जो संवैधानिक संस्था वही होगा जिसका संविधान में वर्णन है, जिसका संविधान में अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत उसका स्थापना होता है। और वैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि समय के अनुसार, समय आवश्यकता के अनुसार, बिना अनुच्छेद और संविधान में भी जिसका प्रावधान न हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकार कुछ दिनों के लिए उस आयोग की स्थापना करती है, उसके बाद विघटन। यही तीन शब्द आपको बार बार पॉलिटी में फंसाया जाता है, जिसे आपको फंसना नहीं है और अच्छे तरीके से इसको समझ के आगे बढ़ना है। आज का टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग। और इसे पढ़ने के लिए एक बात का याद रखें कि जो भी टॉपिक्स आपको निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है मेरे द्वारा, वो प्री कम मेंस है। आप चाहें तो इस पर एक अच्छा नोट्स भी बना सकते हैं, उससे डिटेल संबंधित जो भी की फैक्टर्स है वो भी मैं बताऊंगा। लिखने की प्रक्रिया कम है थोड़ी, लेकिन उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स है वो सब मेरे द्वारा आपको कथन में मिलेगा, मेरे द्वारा स्पीच में आपको मिलेगा, अगर आप उसको ढंग से सुनते रहें तो। केंद्रीय सूचना आयोग सबसे पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हिंदी में उसको कार्मिक मंत्रालय कहते हैं और इंग्लिश में उसको DRTO मतलब DOPT बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत या हिंदी में बोलेंगे तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग आता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT के जो अध्यक्ष हैं, जो इस समय के निदेशक हैं, जो निदेशक हैं उनका नाम दीपक खांडेवर है। और जो इस समय के जो मंत्रालय के हेड हैं मंत्रिपरिषद में, जिनका ऑनरेबल मिनिस्टर अगर आप नाम जानना चाहें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना हुआ था, 2005 में, इसे आप याद रखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक गैर संवैधानिक संस्था है, 2005 में एक अधिनियम आया था सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार, जो ये 2005 में अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था सूचना के अधिकार का। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से जान जाए कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 के बाद, 2005 के पहले इसकी स्थापना नहीं हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। उस समय तत्कालिक कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यानी ये कांग्रेस की सरकार में ये अधिनियम लाया गया था 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है आपका 2005 में बना है। दीपक खांडेकर इनके निदेशक हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मंत्रालय के प्रमुख हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये किस प्रकार का आयोग है? तो याद रखिए, ये एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। यानी यह स्वतंत्र निकाय के रूप में इसे जाना जाता है। गैर संवैधानिक संस्था, ये स्पष्ट बात है, सही बात है, लेकिन ये स्वतंत्र निकाय है। इस पर किसी का कंट्रोल या गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। ये अपने स्वविवेक, अपने मनोवेग और जो इनको कानून के अंतर्गत जो इनको अधिकार प्राप्त है उसके अंतर्गत ये अपने कार्य का संचालन करते हैं। केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के जो भी हैं, केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में
इनका पूरा काम होता है केंद्रीय सूचना आयोग का। ऐसे तो देखा जाए तो पूरे देश में होता है, लेकिन राज्यों के लिए अलग से राज्य सूचना आयोग का भी निर्माण किया गया है। राज्य सूचना आयोग राज्य के लिए बनाया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग ओवरऑल सभी राज्य के सूचना आयोग को अपने अंडर में लेकर बनाया गया है। स्वतंत्र निकाय है और ये क्या काम करती है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, ये केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले उन संस्थाओं, उन सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, उन सभी संस्थाओं के लेखा जोखा या उन सभी संस्थाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के सूचना का आदान प्रदान इसी आयोग के द्वारा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपील करता है, यदि व्यक्ति कोई चाहता है उससे संबंधित कोई शिकायत लेके जाता है किसी भी संस्था के संबंधित, तो केंद्रीय सूचना आयोग ही उस अपील का और उस शिकायत का निवारण करने का काम करता है। संरचना जो इसकी होती है, शुरुआत से देखेंगे तो 2005 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 6 इसमें सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 किया गया। वर्तमान में 10 है। 10 से अधिक इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें एक आपका मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम बोलेंगे आयुक्त नाम से जानते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त भी उसमें शामिल है, यानी 9 सदस्य और एक उनको लेके 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए इसकी जो संरचना है। तो इसकी संरचना में अगर आप देखना चाहें या अपने फैक्ट्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में कितने हैं? 10 हैं, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त भी शामिल है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसे आप अच्छे समझ लें। नियुक्ति से संबंधित जो भी इसके प्रावधान हैं उसे स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए आपको अच्छे तरीके से काम आएगा। राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन केवल इसमें राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की जिनकी संख्या 9 होगी, अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं होते हैं, इस बात को याद रखेंगे आप। एक समिति की सिफारिश पर होता है, यानी राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करते हैं। एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इस समिति में कौन होता है? इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष दल का नेता, या विपक्ष दल का नेता अगर नहीं है, मेजॉरिटी नहीं प्राप्त है, आप संविधान में पढ़ेंगे तो 1/3 भाग मेजॉरिटी के रूप से एक किसी दल को मिलता है तो विपक्ष दल का नेता कहलाता है। तो अगर ऐसा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है जैसे वर्तमान समय में, तो विपक्ष में बैठने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता होंगे वो इसके सदस्य होंगे, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट के कुछ मंत्री, संख्या नहीं है इसमें कहीं भी, कुछ मंत्री इस समिति के भाग होते हैं। आपको ये याद रखना है। आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम मुख्य सूचना आयुक्त बोल रहे हैं, जो आयोग का अध्यक्ष होता है, और अन्य आयुक्तों की दोनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होता है। उस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। सार्वजनिक किसे चुना जाएगा, इसमें नियुक्त किसे करते हैं राष्ट्रपति, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। बहुत ही बृहत आयाम है इसमें, बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्कोप है। जिनके पास इन चीज़ों में अनुभव होगा उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। तो सार्वजनिक सेवा प्रबंधन, या आप ऐसे समझ लें किस किस क्षेत्र में इनको अनुभव होना चाहिए, अनुभव के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति होती है। यही इनकी योग्यता, यही इनकी क्वालिफिकेशन है। यानी ये समिति जो है वो क्या चीज़ देखेगी, किसी व्यक्ति को अगर इसका सदस्य बनाना है, किसी व्यक्ति को इसमें आयुक्त बनाना है, तो वो क्या देखेंगे, तो अनुभव के आधार पर करेंगे। क्या चीज़ का अनुभव होना चाहिए, उन्हें विधि,
विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, या आप कह सकते हैं सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन का विशेष अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। सार्वजनिक जीवन का प्रयाग जिनके पास अनुभव हो, सामाजिक सेवा प्रबंधन या प्रशासन में वो कार्य किए हों, विधि के समक्ष विधि के समान उनको बहुत ही ज़्यादा जानकारी हो, विधि से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, तकनीकी संबंधित, उनके इसमें आने के या उनको सदस्य बनाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो भी इनका सदस्य बनेगा उसके लिए कुछ रुकावटें हैं जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वो सिंपल सी बात अगर कहें ओवरऑल आपको एक लैंग्वेज में समझना है, बहुत लंबा इसको नहीं करना है, तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। एक सेंटेंस में आप ये समझ सकते हैं। दूसरा इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि मंत्री और जो संसद के सदस्य होते हैं वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संसद के या सदन के किसी भी सदन के सदस्य के उनकी नियुक्ति ना हो, सदस्य वो ना हो, सदस्य के रूप में निर्वाचित या मनोनीत ना हो, ये आप याद रखें। और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, किसी व्यापार में ना हो, किसी अन्य प्रकार के ऐसे हितकारी या जहाँ से उनको लाभ मिलता हो ऐसे किसी क्षेत्र के वो सदस्य या किसी क्षेत्र में भागीदार ना हो। कार्यकाल और इनकी सेवा कैसे होती है, कितना है, तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है। 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं। यदि 5 वर्ष पहले पूरा हो जाता है, 64 वर्ष 59 से 64 तक अगर है तो 5 वर्ष इनका कंप्लीट हो गया तो कार्यकाल 5 वर्ष है। तो कार्यकाल जो पहले पूरा हो जाए, अगर उम्र पूरा हो जाए तब भी हट जाएंगे। 65 वर्ष अधिकतम आयु है, अधिकतम, और 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल अधिकतम रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति 59 ईयर्स पे इसमें आता है, +5 64 आपका होगा ये, तब भी ये हट जाएगा। 65 वर्ष नहीं हुआ है तब भी हट जाएगा, 5 वर्ष इसका कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति 63 साल में आता है, 5 साल के लिए नियुक्त होता है, तो 65 ईयर्स में ही इसको हटना पड़ जाएगा, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा 65 ईयर्स रखी गई है। हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें वही है जो लगभग सभी चीज़ों में दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक किसी रोग से ग्रसित ना हो, कदाचार नैतिकता के आधार पर ऐसे कोई आचारहीनता वाला काम न किया हो, वो सारी चीज़ें जो है वही हटाने की प्रक्रिया है। इसमें आप नहीं फंसेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं समझना है। राष्ट्रपति की नज़र में वो किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से दोषी ना पाया जाए, ये सब चीज़ें, आपराधिक कृत्य में वो ना मिले, आपराधिक संलिप्तता उसकी ना हो किसी प्रकार की, ये सब चीज़ें देखना इसमें हटाने की प्रक्रिया में आता है। विशेष कोई हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग जैसा कोई प्रस्ताव इसमें नहीं है, इसको याद रखिएगा। वेतन इसका क्या है? वेतन है इसका जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जितना वेतन है, भत्ता है, जितने भी उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं इन्हें भी प्राप्त हैं, इनके आयोग के जो सदस्य होंगे उन्हें, और आयोग का जो अध्यक्ष होगा उन्हें। यानी इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर इनको वेतन मिलता है। केंद्रीय सूचना आयोग के जो भी आयुक्त होंगे या जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उनको, दोनों को इलेक्शन कमीशन के समान ही वेतन के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा आपको क्या समझना है इसमें, तो मुख्य रूप से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझना है, जो क्वेश्चंस हमने देखा है, जो आने वाले अभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और जो पीछे एग्ज़ाम्स में नया ट्रेंड बना है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने का। पहले इससे प्रश्न उतना नहीं आता था, केंद्रीय सूचना आयोग से गैर संवैधानिक संस्था है, ये आपको याद रखना है। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं और अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़ते हैं तो शब्द को आपको अच्छे से समझना होगा। गैर संवैधानिक, संवैधानिक और वैधानिक, इन तीनों में क्या अंतर है पिछली वीडियो में बताया, इसमें भी आपको बताया हूँ। गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्थाओं में केंद्रीय सूचना आयोग भी एक संस्था है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो एक अधिनियम, एक विधेयक के द्वारा, सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहा जा रहा है। स्वतंत्र संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, तो इसका कार्य बहुत ही बृहत है
उस कार्य को हम आपको जल्दी जल्दी से कुछ बुक्स के ही कंटेंट हैं जिसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को दिया गया है। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार के लिए अपील करता है, तो अगर उसे उस अपील को प्राप्त करने में कुछ देरी होती है तो उससे संबंधित कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, कौन सा दंडित अनुशासनहीनता से संबंधित कार्रवाई की जाएगी, ये सारे चीज़ों का विवरण, इन सारे चीज़ों का लेखजोख करने का काम केंद्रीय सूचना आयोग के इन सदस्यों के पास होता है। लोक जन कल्याण अधिकारी जो होते हैं, जो सूचना का अधिकार में काम करते हैं, जो सूचना के अधिकार के लिए आपको किसी भी प्रकार की संस्था से संबंधित, सरकार के किसी भी प्रकार के संस्था से संबंधित कोई सूचना मांगते हैं, एप्लीकेशन दायर करते हैं, और वो अधिकारी अगर आपको आपके समय पर नहीं अवेलेबल करा पाते हैं तो उसके बाद जो आप अपील करेंगे या जो आप शिकायत देंगे उसकी सुनवाई करना मेन इनका काम है, जो ये 10 सदस्य आप देख रहे हैं। ओवरऑल यही है। इसके अलावा इंटरनली इनका भी वर्क है कि केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग के इन 10 सदस्यों की ये कार्य भी है कि ये कैसे किस जगह पर सूचना के अधिकार का जो ऑफिस है, सूचना के अधिकार में जो सदस्य काम कर रहे हैं, जो कल अधिकारी हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराना और उन्हें सभी प्रकार के कार्य संचालन में उनके सभी प्रकार के जो वर्क में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बार बार समय समय पर गाइडलाइन देना, ये भी इनका इंटरनली वर्क है। तो वर्क को बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं समझना है, बुक से 3-4 पॉइंट्स आपको निकाल लेने हैं। जो मैंने एक साथ बोला है वही बुक्स में पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। एक बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा संबंधित काम इनका है, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत लाया गया है, ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त एवं उनके अन्य आयुक्तों के साथ सदन के दोनों पटल पर, सदन के दोनों टेबल पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, जो 1 साल में उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन और आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी कार्रवाई हुई है वो। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि सदन के दोनों सदनों में इनके रिपोर्ट जाती है। दूसरा ये याद रखना है कि किसी भी सूचना के कल्याण अधिकारी या सूचना से संबंधित जो अधिकारी के द्वारा कोई भी ऐसा काम पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है जिसमें उसके दोष सिद्ध साबित हो जाती है, यही उसका जांच भी करेंगे, यही पड़ताल भी करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। अगर दोष सिद्ध हो जाती है तो 250 रुपये से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाने की शक्ति इनको प्राप्त है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने की इनके पास शक्ति प्राप्त है अपने संबंधित नीचे के अधिकारियों में, जो राज्य सूचना आयोग तक जाती है। राज्य सूचना आयोग स्टेट में होती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है ये सेंट्रल लेवल का है, लेकिन ये इनका पकड़ स्टेट पर भी होता है। इस बात को आपको समझकर इन सारे टॉपिक्स को आपको याद रखना है। जो मुख्य रूप से मैंने इस पे लिखा नहीं है उसे मैं आपको एक साइड बता दे रहा हूँ, इसे आप प्री के ध्यान में रखकर याद कर लीजिएगा। किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आयोग आता है, इसे आप याद रखिएगा। इनके जो निदेशक हैं उनका नाम आप याद कर लीजिए और इनके जो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम याद कर लीजिए। संबंधित यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इससे संबंधित और आपको इसमें कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो और भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कर्मचारी चयन आयोग है, वो भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जितने भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से पढ़ना है, और संवैधानिक संस्था तो आप जैसे ही पढ़ेंगे अनुच्छेद का विवरण आएगा आप समझ जाएंगे। इन्हीं दोनों में विगत जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पॉलिटी संबंधित प्रश्नों को पूछा जा रहा है और स्टूडेंटों को फंसाया जा रहा है। अब वो ज़माना थोड़ा सा कम हो रहा है। मूल अधिकार, नागरिकता, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, इनसे संबंधित प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो रही है। संसद समितियां हो गई, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गया, महाधिवक्ता हो गया, महान्यायवादी हो गया, इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न आपको अब देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आपको ये सजेशन है, मेरा ये सलाह है, जो टॉपिक्स आपको अच्छे न लगते हों पॉलिटी के या आपको क्लियर न होते हों उसे ध्यान से पढ़ें। आयोग इस बार सतर्क हो चुका है, या कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सतर्क हो चुके हैं और आपसे उसी तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है। इसलिए आने वाले वीडियोज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी को, स्टार्टिंग से ही एकदम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, प्रस्तावना से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको कल या परसों के बाद वो वीडियोज़ आपको अवेलेबल होने लगेंगे। अपनी पढ़ाई में आप हमेशा लगे रहें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।